Hello everyone, welcome to the IAS Hub. So as UPSC prelims exam is approaching, anxiety among students is increasing. Why is it so? Because UPSC prelims exam is considered to be one of the most difficult stage of UPSC exam. Why is it? Because UPSC prelims exam is highly unpredictable. And why is it unpredictable? क्योंकि यूपीएससी प्री एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसा माना जाता है कि इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनका हमें सोर्स ही नहीं पता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमने ऐसे जो क्वेश्चंस जिन्हें माना जाता है कि ये रैंडम क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस का हमने सोर्स जानने की कोशिश की है, हमने उस सोर्स को इन्वेस्टिगेट किया है और इसीलिए हम ये सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है सोर्स इन्वेस्टिगेशन सीरीज। और हम ऐसे जो 6 से 7 क्वेश्चन जो ऑन एन एवरेज हर साल पूछे जाते हैं, लाइक यूपीएससी के अगर हम इकोनॉमी में बात करें तो इकोनॉमी में ऑन एन एवरेज 15 से 16 टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 6 से 7 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम रैंडम क्वेश्चंस कहते हैं। मींस ना तो उनका सोर्स एनसीईआरटी में मिलता है, ना तो कोई स्टैंडर्ड और रेफरेंस बुक में मिलता है, और इसीलिए हमें ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने में काफी डिफिकल्टी होती है। सो आखिर ये क्वेश्चंस के सोर्सेस क्या हैं, किस वेबसाइट से, किस सोर्स से, किस ऑफिशियल सोर्स से पूछा जा रहा है, इस सोर्स को हम इस सीरीज में जानने की कोशिश करेंगे। इसे हम देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। हम इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर ऐसे जो रैंडम क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उनका सोर्स क्या है, हम कहां से कवर कर सकते हैं, और उसके बाद आखिर ये क्यों पूछे जा रहे हैं, क्या लॉजिक क्या है, क्या सिर्फ ऐसे ही रैंडमली पूछे जा रहे हैं या कुछ उसके पीछे रीजनिंग भी है लॉजिकल, और एग्जामिनर के माइंड में क्या उस टाइम पे चीजें रहती हैं उस क्वेश्चंस को पूछने के पीछे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि आखिर इस क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे यूपीएससी एग्जाम में, एंड देन व्हाट आर द अदर पॉसिबल क्वेश्चंस व्हिच कैन बी फ्रेम्ड। इन्हीं सब चीजों को हम डिटेल में इस सीरीज में हम देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2023 के क्वेश्चंस पेपर से, और 2023 में हमने देखा है कि 6 क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं ऑन एन एवरेज 6 क्वेश्चंस जिनका सोर्स माना जाता है कि इसका सोर्स काफी डिफिकल्ट है, इसका सोर्स कहां से पूछा जा रहा है किसी को पता नहीं है, लेकिन हमने इसका सोर्स पता किया है और इसका सोर्स काफी ऑथेंटिक एंड काफी प्रॉपर, काफी एस्टैब्लिश्ड सोर्स है, ऑफिशियल सोर्स है। सो लेट्स सी, लाइक से फॉर एग्जांपल 23 में क्वेश्चन पूछा गया था एक कि स्टेटमेंट 1, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट दैट इज इनवाइट्स distributed to their investors is exempted from tax but dividend is taxable। means जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड की तरह ही ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये जो अपने इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, जिनसे ये पैसा कलेक्ट करते हैं, उस डिविडेंड और इंटरेस्ट जो इन्वेस्टर्स को ये जो देते हैं उनके लिए टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, यह स्टेटमेंट दिया हुआ है। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है कि इनवाइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर्स अंडर द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। आखिर ये इनवाइट्स और राइट्स के पीछे जो क्वेश्चंस हैं, आखिर ये टैक्स ट्रीटमेंट क्यों क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके बारे में हम देखते हैं आखिर ये क्वेश्चंस आया क्यों है और किस सोर्स से आया है। ये क्वेश्चंस इसलिए पूछा गया क्योंकि हमने देखा अपने इन्वेस्टिगेशन में कि यूनियन बजट 2023-24 में इसमें कुछ चेंजेस किए गए इसके टैक्सेशन के रिगार्डिंग। इनवाइट्स दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होते हैं, आखिर ये क्या होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बेसिकली म्यूचुअल फंड की तरह एक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो लोगों से, इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। और उसी तरीके से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो कि लोगों से पैसा कलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद उसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, और उस तरीके से जो रिटर्न आता है उस रिटर्न को वो इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड। और इस वजह से जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए इंटरेस्ट और डिविडेंड क्या होता है, इनकम। और जब उनके लिए अगर इनकम है
तो इस इनकम पे क्या लगेगा, इनकम टैक्स। तो यहां पर इस बजट में ये चेंजेस किया गया था और इसमें बोला गया था कि यूनियन बजट 2023-24 में बोला गया कि जो भी इनकम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किसके द्वारा, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, किसके हाथ में, किसको, यूनिट होल्डर्स को, जिन्होंने इन्वेस्टर्स को, जिन्होंने पैसा दिया है इन लोगों को, उनके हाथ में क्या होगा, उनका इनकम क्या किया जाएगा, टैक्स किया जाएगा, मतलब टैक्स लगाया जाएगा। तो इसीलिए हम यहां पर देख सकते हैं कि जो भी it is proposed to tax distributed income by business trust in the hands of unit holder. So यहां पर हम देख सकते हैं कि सीधे सीधे यहां पर बोला गया है कि यहां पर टैक्स लगेगा यूनिट होल्डर्स या इन्वेस्टर्स के हाथ में, जो भी इनकम वो कमाते हैं इनवाइट्स या इन राइट से। सो यहां पर जो स्टेटमेंट 1 है, यहां पर ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट इनकम इनवाइट से क्या होता है, it is exempted from tax and only dividend is taxable. This is a wrong statement. Why? Because interest and dividend both are income for investors, और जब इनकम है तो सीधी सी बात है कि इस पे टैक्स भी लगेगा, और इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट अगर हम देखें तो इनवाइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर्स अंडर सरफा एसी एक्ट। तो सरफा एसी एक्ट बेसिकली बनाया गया था, जो लोग लोन देते हैं तो उस लोन के लिए जो बोरोवर्स और लेंडर्स के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके लिए ये सरफा एसी लॉ बनाया गया था। तो इनवाइट्स जो होते हैं ये लोगों से पैसा कलेक्ट करते हैं और उनके बिहाफ पर या उनसे पैसा लेकर और फिर उसे इन्वेस्ट करते हैं, मतलब ये पैसा उनका खुद का नहीं होता है। इसी वजह से इनवाइट्स एक तरह से क्या है, बोरोवर है, क्योंकि ये पब्लिक से पैसा ले रहे हैं और फिर उसके बाद उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर्स। सो स्टेटमेंट 2 विल बी करेक्ट स्टेटमेंट। सो यहां पर अगर इसका हम आंसर देखें तो इसका आंसर होगा डी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का अगर हमें सोर्स अगर हमें देखना पड़े तो इस क्वेश्चन का सोर्स है क्या, यूनियन बजट 2023-24, यहां से सीधे से क्वेश्चन पूछा गया है। सो दैट्स व्हाई वी कैन सी कि ये क्वेश्चंस रैंडम क्वेश्चन नहीं है। अगर यूनियन बजट में कुछ चेंजेस किए जाते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड या कुछ इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में कुछ उसका टैक्स ट्रीटमेंट को चेंजेस किया जा रहा है, तो हमें उसका अवेयरनेस होना चाहिए। और इसी वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आखिर यूपीएससी क्वेश्चन ये पूछ रहा है यही जानने के लिए कि जो भी बजट में जो चेंजेस किए जा रहे हैं क्या आपको उसका अवेयरनेस है या नहीं है, क्योंकि आप आईएएस बनने वाले हैं तो आपको बजट में कुछ इंपॉर्टेंट अगर चेंजेस हो रहे हैं इकोनॉमी में, so that awareness you should have and that is what it is being tested over here। और अगर हम दूसरे क्वेश्चंस की बात करें कि और क्या क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं, तो यहां पर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होते हैं, इससे रिलेटेड भी कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी कभी कभी बन सकते हैं। सो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आर लाइक म्यूचुअल फंड एंड दिस इज और ऑल्सो लाइक म्यूचुअल फंड, जो लोगों से पैसा कलेक्ट करते हैं और फिर उसे इन्वेस्ट करते हैं और फिर जो रिटर्न कमा के फिर उन्हें बदले में देते हैं। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को इजीली हम टैकल कर सकते हैं। हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि आखिर सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है और ये कहां से पूछा गया है। तो सेकंड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग in the post pandemic period, in the recent past, many central banks worldwide had carried out interest rate hike। मतलब यहां बोला गया फर्स्ट स्टेटमेंट में कि बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स ने वर्ल्ड वाइड सभी ने क्या किया है, अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया है। तो आखिर सभी बैंकों ने इंटरेस्ट रेट को क्यों इंक्रीज किया है और ये स्टेटमेंट कहां से पूछा गया है। अगर सबसे पहले हम इसका सोर्स देखते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया है, तो इस क्वेश्चन को पूछने का जो सोर्स है हमें क्लियर कट यहां पर सीधे दिखता है कि यहां पर ये वर्ल्ड बैंक का एक आर्टिकल आया था जिसमें एक क्लियर कट उसकी टाइटल थी कि रिस्क ऑफ ग्लोबल रिसेशन इन 2023 राइजेस अमिड साइमल्टेनियस रेट हाइक्स। साइमल्टेनियस मतलब साथ में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने की वजह से ग्लोबल रिसेशन मंदी आ सकती है। तो यहां पर देख सकते हैं कि सेंट्रल बैंक अक्रॉस द वर्ल्ड साइमल्टेनियसली साथ में दे आर इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट इन रिस्पॉन्स टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इन लोगों ने क्या किया है, सभी सेंट्रल बैंक साथ में इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चंस
सीधे वर्ल्ड बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये आर्टिकल आई थी और यहां से ये स्टेटमेंट उठाया गया है। और वर्ल्ड बैंक इज एक बेसिकली एस्टैब्लिश्ड और एक ऑथेंटिक सोर्स है जहां से हम इजिली इन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। तो ये किसी भी तरीके से ये रैंडम क्वेश्चंस नहीं है। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें कि इसका आंसर क्या होगा, सो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्लियर कट यहां में दिखता है कि ये आंसर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सही है। क्योंकि यहां पर पोस्ट पैंडेमिक में बहुत सारे सेंट्रल बैंक ने क्या किया है, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया है। अभी अभी हमने देखा था आर्टिकल में। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग सेंट्रल बैंक्स जनरली अज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटरैक्ट the rising consumer prices via monetary policy means। of course central bank interest rate इसीलिए इंक्रीज करते हैं कि so that लोन के इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएं, ताकि लोन कॉस्टली हो जाए और लोग लोन कम लें, ताकि मनी सप्लाई कम हो और फिर लोग क्या करें, डिमांड कम करें, और डिमांड कम करेंगे तो प्राइसेस कम होंगी और इस तरीके से हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और जिसी वजह से आरबीआई भी अपने रेपो रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि इवन स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट, वेयर स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। सो again here we can see that now this question's source is basically known and it is very authentic and very famous source। so आखिर ये questions क्यों पूछा गया है, यूपीएससी के एग्जामिनर के माइंड में क्या रहा होगा कि ये क्वेश्चन पूछा है। सो बिकॉज दे वांट टू टेस्ट कि आखिर जो वर्ल्ड बैंक की जो एनालिसिस है वो रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग कि जो रिसेंटली ग्लोबल स्लोडाउन चल रहा है कोविड के बाद से, हमने ऑब्जर्व किया है कि ग्लोबल लेवल पे स्लोडाउन, मंदी चल रही है, जिस वजह से वर्ल्ड बैंक ये ने कुछ आर्टिकल पब्लिश किया था और उसके रिगार्डिंग में आपको अवेयरनेस होना चाहिए कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे ग्लोबल स्लोडाउन क्यों हो रहा है और उसके पीछे रीजनिंग क्या है। सो दैट अवेयरनेस यू शुड हैव बिकॉज इंडियन इकोनॉमी इज ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट। सो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इसी तरीके से इस सीरीज में, सो 2023 में ही थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया था, जिसे लोगों ने माना था कि अगेन ये क्या है, रैंडम क्वेश्चन है। Which one of the following best describe the concept of small farmers large field? So again यहां पर हम देख सकते हैं small farmer large field concept क्या है। अगेन इस क्वेश्चन को टैकल करने से पहले हम इसका ये देखते हैं कि आखिर इसका सोर्स क्या है, कहां से पूछा गया क्वेश्चन। तो अगेन इसका सोर्स काफी फेमस है और काफी इजी सोर्स है। हमने ये पाया कि ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि इंडिया की एक लीडिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। और अगेन ये क्वेश्चंस फार्मिंग के बारे में है, स्मॉल फार्मर्स लार्ज फील्ड। तो उसके लिए ऑथेंटिक सोर्स क्या है, फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए ICAR। और ICAR की एक मैगजीन आती है जिसका नाम है इंडियन फार्मिंग, ICAR पब्लिश करता है। और इस इंडियन फार्मिंग मैगजीन में एक आर्टिकल आया था जिसका नाम ही था स्मॉल फार्मर्स लार्ज फील्ड, इनोवेटिव मॉडल टुवर्ड्स डबलिंग फार्मर्स इनकम इन द ईस्टर्न इंडिया। और ये आर्टिकल से डायरेक्टली यहां पर ये क्वेश्चन, इस आर्टिकल का नाम ही था स्मॉल फार्मर्स लार्ज फील्ड। सो अगेन यहां पर देख सकते हैं कि सीधे सीधे एक ऑथेंटिक, एस्टैब्लिश्ड, एक रेप्यूटेड सोर्स से क्वेश्चन पूछा गया है। और यहां पर देख सकते हैं हम आर्टिकल में, एज डबलिंग फार्मर्स इनकम हैज बिकम द नेशनल एजेंडा इन इंडिया एंड देयरफॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए क्या किया गया है, एक मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है स्मॉल फार्मर्स लार्ज फील्ड। और जिसे किसने इंट्रोड्यूस किया है, किसने बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट किया है, तो बाय इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया है। और कहां पर किया है, तो ओडिशा के 2 विलेज में किया है। और इसे ICAR की इंडियन फार्मिंग मैगजीन में बेसिकली इसके लिए आर्टिकल आया था जहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो अगेन देख सकते हैं कि ये इसका जो सोर्स है, इसका सोर्स काफी ही ऑथेंटिक और काफी ही फेमस है। तो इसलिए इस क्वेश्चंस को भी आराम से हम इजीली टैकल कर सकते हैं। सो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो आंसर इसका सिंपल सा ये है कि लाइक मेनी मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स लार्ज फील्ड कंसेप्ट का मतलब ही होता है वेयर मेनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू ग्रुप्स एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज सेलेक्टेड एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। मतलब कि जब स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स क्या होते हैं, एक साथ मिलकर आते हैं और मिलकर
अपने रिसोर्सेस को एक साथ कलेक्ट करते हैं और फिर मिलकर खेती करते हैं सो दैट कि उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाए, और इसे ही कहा गया स्मॉल बेसिकली फार्मर लार्ज फील्ड। सो अगेन अगर हम ऐसे ही क्वेश्चंस को देखें कि और भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा कि एक क्वेश्चन आया है लाइक कंसिडर द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स: affordable housing, mass rapid transport, healthcare, renewable energy. How many of the above does the UNOPS Sustainable Investment in Infrastructure and Innovation S3I initiative focus for its investment? So UNOPS का S3I initiative क्या है, इसमें कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं? तो इसका सोर्स अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर हम इसके सोर्स के बारे में एनालिसिस करें तो इसका सोर्स हम पाते हैं सिंपल UNOPS, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर द प्रोजेक्ट सर्विसेज, UNOPS जो कि एक यूनाइटेड नेशंस की ही ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका जो एक इनिशिएटिव है सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन रिजर्व, यहां से डायरेक्टली इसके इस पब्लिकेशन से UNOPS के डायरेक्ट पब्लिकेशन से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहां पर हम देख सकते हैं ये लाइन, UNOPS S3I विल कंटिन्यू रोलिंग आउट द इनिशिएटिव अक्रॉस इट्स थ्री फोकस एरियाज। तीन एरिया में इसका फोकस है। 1 अफोर्डेबल हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां पर देख सकते हैं कि तीनों एरिया में फोकस कर रहे हैं लोग, और जिस वजह से अगर हम इसका आंसर देखें अफोर्डेबल हाउसिंग and then healthcare and renewable energy, so of course 3 मतलब only 3 C ऑप्शन होगा। so यहां से इजीली हम देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस के अगेन हम इसके सोर्सेस को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और इसका सोर्स भी काफी ऑथेंटिक और काफी एस्टैब्लिश्ड और फेमस सोर्स है। मींस यू डोंट हैव टू सर्च हियर एंड देयर, और कहीं भी कॉर्नर से कुछ भी कोने से क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है। सो अगेन हम अगर एक और क्वेश्चन को देखें 2023 के ही पेपर में, यहां पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1 जिसमें बोला गया है कि स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। अगेन इस क्वेश्चन का सोर्स क्या है अगर हम देखें तो बेसिकली जो स्विट्जरलैंड था, यहां पर एक सोर्स है OEC वर्ल्ड, दैट इज ऑब्जर्वेटरी ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी। यहां पर क्या हुआ, यहां पर 2021 में स्विट्जरलैंड, आखिर क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्यों स्विट्जरलैंड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया? क्योंकि स्विट्जरलैंड बिकेम द फर्स्ट रैंक इन 2021 इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड, और इंडिया का गोल्ड का बेसिकली इंपोर्ट आफ्टर क्रूड ऑयल, वन ऑफ द बिगेस्ट आइटम इज गोल्ड विच वी इंपोर्ट, और हम स्विट्जरलैंड से सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं। लाइक यू कैन सी कि स्विट्जरलैंड इंडिया को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, देन चाइना को, और फिर यूनाइटेड स्टेट्स और जर्मनी एंड हांगकांग को। सो इस वजह से देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया यूपीएससी में, क्योंकि स्विट्जरलैंड फर्स्ट आया इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड, और उसके बाद ये सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किसको करता है, इंडिया को, जिस वजह से ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन गया। तो इसलिए कभी भी कोई जो कमोडिटी हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, और अगर उसमें कोई कंट्री फर्स्ट आता है या सेकंड आता है, एंड देन इंडिया अगर उस कमोडिटी को डील ज्यादा उससे परचेस कर रही है, तो ऐसे क्वेश्चंस के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, और इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो अगेन यहां पर हम देख सकते हैं कि स्विट्जरलैंड इज ऑफ कोर्स one of the leading exporters of gold in terms of value. So of course this statement is correct. Statement 2 की अगर हम बात करें तो Switzerland has the second largest gold reserve in the world. So statement 2 is wrong. Why? Because Australia is the country. Australia basically is having the first rank in terms of gold reserve, and then at the second rank is Russia. So इसी वजह से second statement is wrong. So अगर हम देखें so इस क्वेश्चन का आंसर होगा C, जहां पर स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सो अगेन इस क्वेश्चन का देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सोर्स इसलिए क्या है क्योंकि स्विट्जरलैंड फर्स्ट रैंक आया हुआ है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड एक्सपोर्ट। अगेन अगर हम एक और क्वेश्चन देखें इसी तरीके से, सो सेल्फ हेल्प ग्रुप
program was originally initiated by State Bank of India by providing micro credit to the financially deprived. आखिर एक क्वेश्चन दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्यों इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया? क्योंकि सिंपल लॉजिक ये है या सिंपल रीजनिंग ये है, क्योंकि ये 2022-23 के इकोनॉमिक सर्वे में इसको क्लियर कट मेंशन किया गया इसके बारे में इकोनॉमिक सर्वे में, और इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या इंपॉर्टेंस है इंडियन इकोनॉमी के लिए. सो इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 underlines self-help groups contributions in crisis management during कोविड. तो इकोनॉमिक सर्वे में क्लियर कट सेल्फ हेल्प ग्रुप के कंट्रीब्यूशन के बारे में मेंशन किया गया था. और जब इकोनॉमिक सर्वे एक ऑथेंटिक सोर्स है इकोनॉमी के लिए, जब यहां पर अगर इसके बारे में मेंशन किया गया तो ऑफ कोर्स दिस पॉइंट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो अगेन दिस क्वेश्चन इज नॉट रैंडम एंड दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन हैज बिकम इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें कि आखिर इसका आंसर क्या होगा, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द सेल्फ हेल्प ग्रुप program was originally initiated by SBI by providing microcredit to the financially deprived. Means सेल्फ हेल्प ग्रुप SBI ने इंट्रोड्यूस किया था, ऐसा स्टेटमेंट बोल रहा है. लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप को इस पहले फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया ओरिजिनली इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश इन 70s और इंडिया में इसे इंट्रोड्यूस किया गया बाय नाबार्ड इन 80s. सो इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सेकेंड स्टेटमेंट देखें अगर हम, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ लोन दैट एन इंडिविजुअल मेंबर टेक्स. मतलब अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप में अगर जो भी हम लोन लेते हैं वो लोन क्या होता है, वो लोन सभी की एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि जो बैंक लोन देते हैं वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को देते हैं, ना कि किसी एक इंडिविजुअल मेंबर को देते हैं. और इसी वजह से सारे मेंबर्स की क्या हो जाती है, एक तरह से ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. एंड दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. थर्ड स्टेटमेंट देखें अगर हम, रीजनल रूरल बैंक दैट इज RRB एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक सपोर्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप. RRB ऑफ कोर्स इनका काम ही होता है रूरल एरियाज में प्रमोट करना, रूरल एरियाज में फाइनेंसिंग करना, तो ये तो करते ही हैं. और RBI ने अब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को भी डायरेक्ट किया है टू सपोर्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप, और जिस वजह से दोनों स्टेटमेंट सही हैं और इसका आंसर हो जाएगा बी, ओनली 2. सो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहां पर कि ये जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमने निकाले हैं 2023 से, जिसको लोग मानते थे कि ये क्वेश्चंस का सोर्स हमें पता ही नहीं है, ये क्वेश्चन कहीं से भी रैंडमली पूछे गए हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. ये 6 के 6 क्वेश्चन हमने देखा कि बजट, इकोनॉमिक सर्वे, वर्ल्ड बैंक, इन्हीं सब सोर्सेस से पूछा गया है, या फिर ICAR. तो ये सब सोर्सेस ऑथेंटिक एस्टैब्लिश्ड ऑफिशियल सोर्स हैं जिन्हें हम इजीली पढ़ सकते हैं और टैकल कर सकते हैं. और जहां पर लोग इन 6 क्वेश्चन में 5 से 6 क्वेश्चन जो गलत कर देते हैं या छोड़ देते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम टैकल करके हम उनसे एज ले सकते हैं. सो इसीलिए हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, सो दैट कि हम ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करें और हम कम से कम अगर 10 मार्क्स 12 मार्क्स हम अगर ऐड कर लेते हैं अगर एक पेपर में भी, तो हमारा UPSC प्री एग्जाम का जो फियर है हमारे माइंड से वो इजिली निकल सकता है. सो थैंक यू वेरी मच.